गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अखिलेश पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं अपने आज के इस ऑनलाइन वीडियो में। और डियर स्टूडेंट, आप सभी को पहले मैं बता दूं कि आज की जो इस वीडियो को मैं देने जा रहा हूं, इस वीडियो को हमने बनाया है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, भारतीय संविधान के ऊपर। सो स्टूडेंट, हम जानते हैं कि भारत हमारा एक जो दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक एक तरीके से लोकतांत्रिक देश है, और जहां पे डेमोक्रेटिक कंडीशन लागू होते हैं और एक संवैधानिक जो प्रक्रिया यहाँ पे है, चाहे वो इलेक्शंस हो, चाहे अलग अलग रिप्रेजेंटेशन हो, जहां पे गवर्नमेंट का उसका उपयोग किया जाता है। तो किस तरीके से और कैसी प्रक्रिया को हम इस सिस्टम में, इस प्रक्रिया में फॉलो करते हैं या उपयोग करते हैं, उसका स्टूडेंट आज हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आइए देखते हैं हम कि चैप्टर का हमारा नाम है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान। सो स्टूडेंट, इस चैप्टर को मैं आपको आपके बुक के माध्यम से पढ़ाऊंगा, और अपनी बुक आप ओपन करें पेज नंबर 145 पे। ये सिविक्स का पहला चैप्टर है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो स्टूडेंट, सबसे पहले हम जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। हाउ कैन वी डिफाइन द टर्म कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड विद इंडिया विच इज आवर कंट्री। सो आपके बुक में कुछ डेफिनेशन दिए गए हैं, जैसे स्टूडेंट आप ध्यान दें, फॉलोइंग डेफिनेशंस ब्रिंग आउट द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स डायमेंशंस। कुछ जो अरिस्टोटल, लिकॉक, प्रोफेसर लिकॉक हैं, प्रोफेसर डीके हैं, इनके माध्यम से कुछ आपके डेफिनेशन दिए गए हैं। उस डेफिनेशन को हम समझते हैं। सबसे पहले अरिस्टोटल ने कहा है, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ वे ऑफ लाइफ द स्टेट हैज चोजन फॉर इटसेल्फ। संविधान एक तरीके का जीवन को जीने का एक जरिया है, एक तरीका है जो एक राष्ट्र अपने लोगों के लिए सेलेक्ट करता है। स्टूडेंट, अगला जो है लिकॉक, प्रोफेसर लिकॉक ने बोला है, द कॉन्स्टिट्यूशन इज द फॉर्म ऑफ एनी पर्टिकुलर स्टेट। एक तरीके से किसी राष्ट्र का लिखित रूप होता है, जो वो क्या होता है, संविधान वहां का कहलाता है। वहां के लोग किस तरीके से अपना जीवन यापन करते हैं, संवैधानिक प्रक्रिया किस तरीके की होती है, और किस तरीके का जुडिशियरी या ये लेजिस्लेटिव कंडीशंस होते हैं, वो फॉलो करना जो होता है, वो क्या कहलाता है, वहां का संविधान कहलाता है। स्टूडेंट, प्रोफेसर डी के कहते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ स्टेट कंसिस्ट ऑफ ऑल रूल्स। कॉन्स्टिट्यूशन एक तरीके से किसी भी राज्य का एक सभी प्रकार का एक रूल है, एक नियम है बनाया हुआ, विच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सरसाइज ऑफ सॉवरेन पावर इन द स्टेट। वो हमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मीन्स राष्ट्र के किसी भी व्यक्ति को, जो भी व्यक्ति है, उन सभी को प्रभावित करता है हर एक तरीके से। सो जैसे स्टूडेंट आप ध्यान दें कि कोई अगर एक कानून बनाया गया है, कोई एक नियम बनाया गया है, कोई लॉ बनाया गया है, वो क्या होता है, पूरे राष्ट्र के लिए लागू होता है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में होता है, हमारे संविधान में होता है, और वो सभी व्यक्ति को उसका पालन करना एक अनिवार्यता होती है, और उनकी एक तरीके से राष्ट्र के प्रति अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो भी होती है। सो स्टूडेंट, फर्स्टली वी हैव टू थिंक अबाउट दैट व्हाई वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन। आखिर हमें संविधान की जरूरत क्यों है। सो पॉइंट आपका है, नीड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशन, नीड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान की आवश्यकता हमें क्यों है। सो स्टूडेंट, संविधान की आवश्यकता, हालांकि इसके लिए तमाम कारण हो सकते हैं, बट आपकी बुक में कुछ लिखित जो 2-3 कारण है, इस पर मैं प्रकाश डालना चाहूंगा। सो वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन मेनली फॉर द फॉलोइंग रीजंस। हमें वास्तव में कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत होती है, सो निम्नलिखित वजहों की वजह से होती है, निम्नलिखित कारणों की वजह से होती है। जिसमें पहला कारण है, इट डेवलप्स ट्रस्ट। ये हमारे अंदर, राष्ट्र के लोगों के अंदर विश्वास पैदा करता है, mainly for the following reasons. Okay, and coordination between different kinds of people to live peacefully. आपके देश में पता है, अलग तरीके के, अलग वर्ग के, अलग संप्रदाय के, अलग जाति, धर्म, रंग, रूप, भेष, हर एक तरीके से देखें तो तमाम डाइवर्सिटी है। उसके बाद भी उनके बीच में हर तरीके का कोऑर्डिनेशन हो, समायोजन हो, और वो अपने जीवन को बहुत ही पीसफुली तरीके से, शांति के साथ जीवन यापन अपना कर पाए। इसके लिए जरूरी है कि किसी हर एक देश में एक प्रकार का संविधान हो, और लिखित संविधान हो जो सबके लिए बराबर हो। स्टूडेंट, इट हाईलाइट्स द स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट। ये सरकार के स्ट्रक्चर को, सरकार किस तरीके से कार्य करती है, उसको ये क्या करता है, हाईलाइट करता है, हमारे सामने लाता है।
इट कंपोजिशन एंड डिवीजन ऑफ पावर, और सरकार के कंपोजिशन, किस प्रकार से सरकार बनी हुई है, किस तरीके से वर्क करती है, किस तरीके से इसके पावर्स डिवाइड किए गए हैं, उन सबका एक तरीके से लिखित लेखा जोखा जो होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में, संविधान के रूप में, एक नियम के रूप में हमारे सामने होता है। इट क्लियरली इंडिकेट्स द लिमिट्स ऑफ द पावर ऑफ गवर्नमेंट। वास्तव में ये इंडिकेट करता है, ये शो करता है कि किस प्रकार, क्या लिमिटेशंस है गवर्नमेंट के पावर की, किस जगहों पर है, इवन हमारे लिए किस प्रकार की रिलायबिलिटी है, किस तरीके से रिलैक्सेशन है, किस तरीके से हमें संविधान अपने आप को रिप्रेजेंट करने का राष्ट्र के अंदर मौका देता है। स्टूडेंट, गारंटीज ऑफ द राइट ऑफ द पीपल, और ये संविधान हमारे अधिकारों को भी प्रदान करता है। जैसे राइट टू एजुकेशन है, 2000 अभी अलग अलग समय में, हालांकि इसमें काफी संशोधन हुए तो इसलिए नहीं कह सकते हैं, स्पेशली 6 से 14 साल के बच्चों के लिए ये अधिकार एक तरीके से लाया गया है कि वो, उनका शिक्षा का अधिकार है। अगर उनके माता पिता शिक्षा देने में असमर्थ हैं तो राज्य सरकार या केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि 6 से 14 साल के बच्चों के लिए स्कूल की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। स्टूडेंट, जिसके बारे में ये जब सोचा गया कि किस तरीके से बच्चों का पलायन एक तरीके से हो रहा है स्कूलों से, प्राइमरी जितने भी गवर्नमेंट एक तरीके से स्कूलों में अलग अलग राज्यों में, तो वहां पर बच्चों के स्टेइंग के लिए, रुकने के लिए, उनके ठहराव के लिए गवर्नमेंट ने एक प्लान भी लॉन्च किया था 2006 में, जिसका नाम था मिड डे मील। इसमें क्या होता है, दोपहर का भोजन भी दिया जाता है ताकि बच्चे खाने के लिए भी घर न जाना पड़े उनको, और अगर खाने की समस्या किसी भी तरीके से आ रही है तो उसको पूरा करते हुए उनको पूरी शिक्षा दी जाए। तो ये अधिकार जो होता है, राइट टू एजुकेशन, अलग अलग आपको अभी संविधान में मैं आगे पढ़ाऊंगा किस किस तरीके के अधिकार हैं। आपको धार्मिक स्वतंत्रता होती है, आपको राजनीतिक स्वतंत्रता होती है, आपको राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार भी सरकार ने लागू कर दिया एक तरीके से। हम चाहें तो किसी भी संस्थान, किसी भी स्पेशल इंस्टीट्यूशन के बारे में हम जानकारी गवर्नमेंट से ले सकते हैं आरटीआई एक्ट के तहत। सो स्टूडेंट, अगला है इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन अ डेमोक्रेसी। लोकतंत्र में संविधान का क्या महत्व है? इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मीन्स लोकतंत्र। लोकतंत्र क्या होता है? लोगों का तंत्र, लोगों का तंत्र जो अपने लिए ही बनाया गया हो। हमारे आपके द्वारा ही इलेक्शन होता है, इलेक्शन के दौरान अपने जो कैंडिडेट होते हैं उनका सिलेक्शन किया जाता है, चुनाव किया जाता है, और वो जब इलेक्ट होकर के आते हैं, वो उनका जब चुनाव होता है उसके बाद एक गवर्नमेंट फॉर्म किया जाता है। वो जो सबसे बड़ी पार्टी एक तरीके से राष्ट्र के अंदर होती है राजनीतिक, वो सत्ता संभालती है। और इस तरीके से एक डेमोक्रेटिक कंडीशन, जहां पे आपको पता है कि भारत में भी 18 वर्ष का व्यक्ति अगर हो जाए, एक बच्चा अगर वो 18 वर्ष का हो जाए, तो वो एक तरीके से वोट देने का अधिकार होता है। और राइट टू वोट, जैसा कि मैंने भी बताया राइट्स के बारे में, तो आपका अधिकार जो है, वोट का भी अधिकार है जो गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड कराती है। वहां पे 18 साल की अवस्था हो जाने पर आप अपने प्रकार की, अपने तरीके की या अपने पसंद की सरकार चुनने के लिए या फिर अपने तरीके के रिप्रेजेंटेटिव चुनने के लिए आप स्वतंत्र होते हैं। सो ये भी हमारा संविधान हमें दिलाता है। तो लोकतंत्र में किस तरीके से इंपॉर्टेंस है कॉन्स्टिट्यूशन, इसको हम ध्यान देते हैं। सबसे पहला इसमें डियर स्टूडेंट ये देखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है हमें हमारे हर एक अधिकार को दिलाता है। इवन अगर कोई भी व्यक्ति जो है वो राष्ट्र के अंदर वो किसी भी धर्म विशेष को लेकर के आस्था रखता है, तो वो उसको रखने की पूरी उसको छूट दी जाती है, पूरी आजादी दी जाती है। इसीलिए भारत एक तरीके से सेक्युलरिज्म को फॉलो करने वाला, एक तरीके से धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कहा जाता है भारत को, इसलिए क्योंकि यहाँ पे हर एक धर्म को मानने वाले और धर्मावलंबियों को पूरी स्वतंत्रता दी जाती है, जो कि हमारा संविधान देता है। राइट टू एजुकेशन होता है, शिक्षा का अधिकार, जैसा कि मैंने पहले बताया आपको। राइट टू इंफॉर्मेशन होता है, सूचना का अधिकार मैंने आपको बताया। और भी तमाम तरीके के जो हमारे अधिकार होते हैं, कभी हमें लगता है कि हमारे अधिकारों का हनन होता है, तो हम कानूनी तौर से संवैधानिक प्रक्रिया को अपनाते हुए हम उसके खिलाफ जा सकते हैं और अपने अधिकारों को पाते हैं, जिसके लिए भारत में जुडिशियरी जो है, कानून व्यवस्था जो है, वो पूरी तरीके से सक्रिय और तत्पर रहती है। स्टूडेंट, इसमें और भी चीज देखा जाए तो कुछ ग्रुप्स में या कुछ मतलब समुदाय में अगर उनके अंदर पावर कम है, तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का ये वर्क होता है कि विद कॉन्स्टिट्यूशन वो उनको उनका पूरा हक दिलाए। और इसमें अलग अलग तरीके के आयोग भी बने हुए हैं, जैसे ओबीसी मंत्रालय एक तरीके से बना हुआ है,
अल्पसंख्यक मंत्रालय बना हुआ है और अलग अलग तरीके के वर्ग जहां पे लगता है कि हाँ उनको उनके अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं, स्टूडेंट संवैधानिक प्रक्रिया में उनके लिए पूरी व्यवस्था की गई है। बीच में जब आजादी के कुछ सालों बाद ये महसूस किया गया कि वास्तव में हमारे संवैधानिक प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी, जिनको आधी आबादी कहा जाता है दुनिया के लिए, उनकी कम है, तो उनके लिए भी राजनीतिक स्तर पे भी, संवैधानिक स्तर पे भी और चुनाव वगैरह लड़ने के स्थान पे भी उनके लिए रिजर्व्ड कुछ सीटें रखी गई, जिससे उनके नंबर्स को, उनकी संख्या को बैलेंस किया जा सके और उनकी जो सहभागिता है उसको सुनिश्चित की जा सके। सो स्टूडेंट, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फंडामेंटल राइट्स की गारंटी हमें देता है। एक नागरिक जो है देश का, उस नागरिक के नागरिकता के अधिकार के क्षेत्र में जितनी भी चीजें आती हैं, वो संविधान जो होता है हमें एक तरीके से अधिकार दिलाता है और हम कॉन्स्टिट्यूशन के साथ उसको प्राप्त कर सकते हैं। स्टूडेंट, इस एक और चीज इसमें, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो हेल्प अस टू प्रोटेक्ट और अगेंस्ट डिसीजंस दैट माइट हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द लार्जर प्रिंसिपल दैट द कंट्री वी लिव इन। आपको एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको लगता है अगर देश के अंदर कुछ चीजें हैं या कुछ निर्णय ऐसे हैं, इवन अगर गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए हैं, वो आपके खिलाफ है, उसके लिए भी संवैधानिक प्रक्रिया है। आप उसके खिलाफ भी अगर जाना चाहें तो जा सकते हैं और जुडिशियरी जो प्रोसेस है आपके अंडर कंट्री है, वो पूरी की पूरी आपकी हेल्प करती है। तो इस तरीके से देखा जाए तो राइट टू जो इंफॉर्मेशन के साथ साथ आपका प्रोटेक्शन ऑफ आवर लाइफ स्टाइल ऑल्सो, हमारे जीवन का जो जीने का एक तरीका है, एक प्रक्रिया है, उसके अगेंस्ट कुछ चीजें जा रही हैं, तो उसकी सुरक्षा के लिए भी आप संवैधानिक प्रक्रिया अपना सकते हैं। सो स्टूडेंट, आइडियल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हम आगे बढ़ते हैं। आइडियल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आइडियल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आइडियल्स जो हैं, अर्थात भारतीय संविधान के कुछ आदर्श हैं, जिन आदर्शों के तरीके से आपका लिखा गया ये संविधान है, इसको हम आगे पढ़ते हैं। स्टूडेंट, अभी मैंने आपको बताया कि हमें पढ़ना आइडियल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के क्या क्या आदर्श हैं, किन किन आदर्शों पर भारतीय संविधान जो है। स्टूडेंट, हम देखते हैं आइडियल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान जो है वो किन किन आदर्शों पर बना हुआ है, किन किन आदर्शों पर इसका फॉर्मेशन हुआ है। सो व्हेन इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट, जब भारत आजाद हुआ, अर्थात 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिली। और ये स्टूडेंट थोड़ा सा पीछे मैं जाना चाहूंगा, 1857 से जो आजादी की पहली लड़ाई मंगल पांडे से प्रारंभ हुई थी, वो महात्मा गांधी तक आकर के 1947 में जाकर के पूरी हुई। 90 सालों तक हमारा देश एक तरीके से लगातार अंग्रेजों के खिलाफ लड़ता रहा। और उसके बाद जब हम आजाद हुए तो हमें जरूरत हुई एक प्रकार के ऐसे नियम कानून, रूल्स एंड रेगुलेशंस के, जिसके तहत हम फिर से अपने जीवन को एक नियमों के तहत पूरा राष्ट्र के अंदर प्रॉपरली चला पाए। सो मेकिंग ए कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इस तरीके से संविधान को बनाना बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। एंड फॉर दिस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज इनडायरेक्टली इलेक्टेड विद द 299 मेंबर्स। और इसके लिए एक 299 सदस्यीय समिति जो गठित की गई, जिसको एक संसदीय समिति कहा गया, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एंड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। सो जो चेयरमैन थे इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और ड्राफ्टिंग कमेटी, इसका मतलब प्रारूपी समिति होता है, जिसके चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। स्टूडेंट, मेंबर्स से कॉपीराइज्ड मेनी लर्न पर्सन फ्रॉम द डिफरेंट फील्ड, अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग जो विद्वान एक तरीके से लोग थे, जो अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञता रखने वाले, विद्वता रखने वाले रिप्रेजेंटेटिव थे, उनको लिया गया, जिन्होंने दुनिया के काफी देशों का संविधान जो है उसका निरीक्षण किया। और एक तरीके से भारत का संविधान जो है, स्टूडेंट, कहा जाता है कि भारत का संविधान बाकी दुनिया के अन्य देशों के संविधान से प्रेरित है। अर्थात उनकी जो अच्छी चीजें रही, जो किसी भी अलग अलग देश की अच्छाइयां रही, उस संवैधानिक प्रारूप को लिया गया भारतीय संविधान में। और फाइनली 1950 में 26 जनवरी को जब हमने एडॉप्ट किया इसको, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान बनकर के तैयार हुआ। तो वो भारत का संविधान जो है उसको ये जाता है श्रेय। और 2 वर्ष 11 माह 18 दिन माना जाता है। लगभग देखा जाए तो 3 साल जो पूरा का पूरा वक्त लगा भारतीय संविधान को लिखने के लिए। और आज भी लगातार उसमें संशोधन किए जा रहे हैं संसद सत्र के दौरान। अलग अलग जो चीजें लगती है कि हमें समय के साथ वो अब आज
बहुत ज्यादा नहीं रह गई है बेहतर, या फिर एक तरीके से एकोमोडेट नहीं किया जा सकता उसके अनुसार, सो उसको चेंज किया जा रहा है। आफ्टर मेनी मीटिंग्स एंड डिस्कशंस, अनेक मीटिंग्स अनेक डिस्कशन के बाद, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया, एक तरीके से भारतीयों ने एडॉप्ट किया गया। इसलिए 26 जनवरी 1950 के बाद से हम लगातार 26 जनवरी को मनाते हैं गणतंत्र दिवस अपने राष्ट्र का। ओके, और आपको जैसा पता है कि 1947 में 15 अगस्त को हमें आजादी मिली थी, भारत को आजादी मिली थी, इसलिए हम अपनी आजादी जो है वो हर 15 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं। स्टूडेंट, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट, एक तरीके से ऐसा जीता जागता डॉक्यूमेंट है। द कॉन्स्टिट्यूशन गेट्स अमेंडमेंट अकॉर्डिंग टू द नीड एंड एस्पिरेशन ऑफ द सोसाइटी। ये समाज की जरूरतों, इच्छाओं और आकांक्षाओं के साथ साथ उनकी जो नैतिकता और नागरिकता के अंदर की अधिकार आते हैं उसको दिलाने का कार्य करता है। सर्टेन चेंजेस आर ब्रॉट इन द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू अ प्रोसीजर ऑफ द अमेंडमेंट, और लगातार अमेंडमेंट अलग अलग ला करके, विधेयक एक ला करके इसमें संशोधन जब भी जरूरत होती है स्टूडेंट किया जाता है। स्टूडेंट, आज हमने जो अपने इस चैप्टर में पढ़ा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन आपको दे रहा हूं एज अ होमवर्क, आपको इसको कंप्लीट करके सेंड करना है। जैसे पहला डिफाइन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को आपको डिफाइन करना है, और अलग अलग प्रकार के जैसे प्रोफेसर लिखे हैं, प्रोफेसर डिकॉक है, या फिर एक दो और डेफिनेशन है उसके माध्यम से आपको दिखाना है। दूसरा है व्हाई वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, स्टूडेंट हमें संविधान की जरूरत क्यों है, ये एक हेडिंग के रूप में दिया गया, जैसे 3-4 अलग अलग पॉइंट दिए गए, इसका आंसर भी दिया गया है। व्हाट डू यू मीन बाय अमेंडमेंट, ये लास्ट है, और जिसको मैंने एकदम लास्ट में अपने वीडियो में पढ़ाया है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये जो भी मैंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत पॉइंट्स अलग अलग पढ़ाया वो समझ में आया होगा, और इस क्वेश्चंस को जो दिए गए हैं क्वेश्चंस को अच्छे से आप कर पाएंगे। तो किसी भी तरीके की क्वेरी के साथ अपने होमवर्क को कंप्लीट करते हुए आप जरूर ग्रुप में इनबॉक्स करें, अपनी समस्या बताएं, उसको भी सॉल्व करके भेजा जाएगा। और अगले वीडियो में इसके अगले भाग के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।